वापस जाएंगे हमारे, नहीं 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 वो आप करो अभी, ठीक है। अभी हम जाएंगे वापस हमारे चैप्टर में, ठीक है। पहले लेक्चर जरूरी है, खाना पीना चलता रहेगा, ठीक है। यस, हाँ बेटा, किधर में इसका आंसर, चलो चेक करते हैं, ओके। एनीवेज क्वेश्चन बता दे कोई बेटा मेरे को एक जन। 2 माइन, अच्छा 2 माइनस एक्स, हाँ ऐसा, इतना ही है क्या, कोई गड़बड़ करे इसको सॉल्व? कोई बच्चा ऐसा जो घर पे सॉल्व करके लाया है ऑलरेडी, करके लाया घर पे सॉल्व? क्या आंसर है? ये आंसर है -22/7। और 22/7 किसकी वैल्यू होती है? माइनस पाई आंसर आ गया इसका। हाँ बड़ा प्यारा आंसर है नहीं? 22/7 किसका आंसर होता है? किसका, किसकी वैल्यू भाई? पाई के सब जानते हैं ना। हाँ 3.14 भी है, यस 20/7 भी है, ठीक है। यस एनीवेज, आपको पता है पाई की वैल्यू कितने डेसिमल तक निकाली है साइंटिस्ट ने? हाँ हाँ मिलियंस ऑफ डेसिमल तक निकाल रखी है, ठीक है। लाखों डेसिमल तक निकाल रखी है, लाखों करोड़ों। हाँ है यस। वापस एक बार बोल। ज्यादा, यस, उनको ज्यादा काम करना पसंद है। क्या करेंगे बेटा इसको सॉल्व करने के लिए? देखो जरा, पिछले लेक्चर में जब मैंने इसको जल्दबाजी में सॉल्व करने की वजह से थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी अपन बराबर सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ आपका ध्यान भी होना चाहिए, ठीक है। आप मेरे को कल नहीं बताया सॉल्व करते करते सर आपने माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया है कि नहीं? बताना चाहिए था कि नहीं? बताओ अब इसको कैसे सॉल्व करें बेटा? नहीं मैं पहले क्या सोचता हूँ, पहले मैं इसको क्या ये जहां जहां पे मेरे को मिक्स फ्रैक्शन वाली टर्म्स नजर आ रही है पहले मैं उसको निपटा लेता हूँ, है ना। तो मैं पहले तो इसको ऐसे रखता हूँ, इसको कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं है फिलहाल में। इस मिक्स फ्रैक्शन वाले टर्म को मैं पहले सुलझा देता हूँ। तो मिक्स फ्रैक्शन को निपटाने के लिए मैंने क्या बोला, 2 1 जा 2, ये -3x और ये होल अपॉन 2 ये अपॉन 4 इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 -x अपॉन होल 4 अपॉन 3 -11/2 ऐसा होगा। अगली स्टेप में क्या करेंगे, अगली स्टेप में ये 2 नीचे कूद करके नीचे आ जाएगा, ये समझाया था ना क्यों आता है। हाँ ये अपॉन 1 मानो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। अरे यार ये सर नो, हाँ चलो माइनस ये बोल क्या बेटा, 2 - 3x अपॉन 2 × 4 8 लिख दूँ सीधा, चलेगा? अभी होशियार हो गए आप लोग। हाँ यहाँ पे बोल क्या लिखूँ, 8 - x अपॉन 12 माइनस, बराबर बात, क्लियर है? यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं बेटा, पक्का? अब क्या करते हैं सर, अब ये भी क्या होगा, 8 मिक्स फ्रैक्शन की तरह इसको मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 8x माइनस माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 और माइनस माइनस प्लस, ये रह गया था कल, ये हमने माइनस लिख दिया था, है ना, ये होल अपॉन 8। अरे ये बात समझ नहीं समझे, वापस एक बार, 8 × x 8x माइनस इंटू +2 -2 और माइनस इंटू -3x + 3x। ओके परफेक्ट, आ रहा है क्या समझ? इज इक्वल टू क्या है, इसको कैसे करें, इसका मैंने आपको क्या बोला तरीका, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, एलसीएम की तरह। इसको क्या कर लेंगे, फिर ऊपर से 6 से मल्टीप्लाई करने के कारण ये 12 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 8 - x अपॉन ये 12, ये माइनस बन जाएगा 66 अपॉन 12 बराबर। अब ये डिनोमिनेटर सेम हो गया तो काम अपना आसान हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 8x + 3x 11x - 2 अपॉन ये 8 बन जाएगा और ये हो जाएगा 8 - x - 66 अपॉन 12 एक बार। ओके इस तरफ आते हैं बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे, इस 8 को लेके जाएंगे इस तरफ सीधा, ठीक है। तो ये कुछ गलत दिख रहा है क्या आपको, पक्का? ओके सब, 8 - 66 क्या आएगा, 50 -58 आएगा बराबर, -58 -x अपॉन 12 इंटू क्या हो जाएगा 8। ये जो 8 इधर पूरे टर्म को डिवाइड हो रहा था, ये इस पूरे टर्म को जा करके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 4 2 8 और 4 3 12 से। तो यहाँ पे अपने को क्या देखने मिलेगा, 11x - 2 इज इक्वल टू -58 -x और मल्टीप्लाई इसको क्या हो रहा है 2/3, ठीक है। कुल मिला के बात ये हो गई, ये 3 जाकर के इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11x
-2 और ये 2 जाके इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई हो जाएगा -58 माइनस एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 11 3 33x माइनस 3 2 6, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 816 माइनस में -2x, 33x ये -2x इधर है प्लस 2x हो गया, ये -116 इधर का, ये माइनस इधर के +6 हो गया। ये क्या हो जाएगा ऐड होकर के 35x इज इक्वल टू ये बना -110, बस -110, ठीक है, साइन बढ़ेगा लगेगा ना। सो x इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा -110 अपॉन 35, 5 से रिड्यूस करते x को, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 बचा एक 5 2 ज़ा 10, तो आंसर है x इज इक्वल टू -22 अपॉन 7, जो कि अपना रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर? कोई शक, कोई डाउट? कॉम्प्लेक्स है क्या? कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल नहीं है। ये सब कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसे दिखने में जमलिंग सब लिखा है ना, सब फ्रैक्शन, लेकिन सॉल्व करने में एक्चुअली है नहीं कॉम्प्लेक्स, ना सॉल्व करने में इजी है ना। दिखने में कॉम्प्लेक्स है, सॉल्व करने में कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके, दिख रहा है बस ऐसे, एक्चुअल में है नहीं कॉम्प्लेक्स। हमने बस क्या किया है, छोटे छोटे ऑपरेशन ही तो किए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लाइक टर्म्स है ना, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना। इससे ज़्यादा कोई बड़ा ऑपरेशन अपन ने किया क्या यहाँ पे? आपको अगर टर्म्स अच्छे से रोटेट करना आती है, लेफ्ट से लेके राइट को, राइट से लेके लेफ्ट को, आपको अगर साइन कन्वेंशन प्रॉपर्ली लगाना आता है, आपको अगर मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता है, फ्रैक्शंस के कैलकुलेशन के साथ डील करना आता है, तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, समझ में आया बेटा? समझ में आया? लिख लो इसको, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अ सिलेबस रादर, ये हमने आपको बस प्रैक्टिस कराने के लिए, ताकि आपको इक्वेशंस के साथ डील करना है, बस इसके लिए वजह से हमने आपके लिए एक एक्टिविटी शीट बनाई थी। बराबर, चलो कर लो। 8 इस पूरे टर्म को डिवाइड था, तो इधर जाके इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। किधर 58 तो इधर ही हुआ था ना, 8 माइनस 66। ध्यान दिया करो पढ़ाते समय, एक एक चीज बता रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कि ने मिस कर दिया, हर एक चीज बताइए। लिख लो बढ़िया से, अब ये छाप लो। इसके बाद फिर अपन या तो एक्टिविटी शीट ले सकते हैं, या तो फिर अपन सिलेबस को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप वो घर पे करके लाओ फिर, ठीक है। यस, लिख लिया सबने? चल, अभी हम वापस जाएंगे हमारे वर्ड प्रॉब्लम वाले सिलसिले में, ठीक है। देख यार, जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है असल में। बच्चे परेशान होते हैं क्योंकि उनको एक बारी में ये समझ में नहीं आता है। मैं वही बोलता हूँ कि एक बार में हार मानो भी मत। पहला वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझ आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा नहीं आएगा। जितने समझने हैं उनको वापस एक बार कोशिश करो, क्या क्या सर ने सिखाया था, क्या बोला था, वापस करने की ट्राई करो। एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके बाद आपको समझ आ जाएगा, और जब आपको वो समझ आ जाएगा उसके बाद की खुशी देखना खुद की। फिर आप मन से बोलेंगे नहीं सर मेरे को और दो, अभी मेरे को और करनी है सॉल्व। एक होता है ना, अपने को एक बार प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, फिर एक अलग कॉन्फिडेंस गेन आ जाता है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, अब मैं ऐसे और 10 कर सकता हूँ। वहां तक रुको बस। हाँ, सबको है बेटा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे रुक करके कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो ये सवाल कभी भी नहीं करना कि सर हमको है क्या, हमको नहीं है क्या। अगर नहीं है तो क्या मैं क्या शो के लिए पढ़ा कि नहीं पढ़ाने के लिए आया यहाँ पे? हाँ, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो है, नहीं है तो मैं नहीं पढ़ाता। सिंपल है। हाँ, तो ये फालतू सवाल नहीं पूछने का सर मेरे सीबीएसई को है क्या, तो है तो ही पढ़ाओ, नहीं तो मैं नहीं बैठता लेक्चर। तू अभी मत बैठ, तू अभी निकल, ठीक है। चल बुक, एसएससी का बुक दो मेरे को। ये आई नहीं आज, क्या समीक्षा नहीं आई है क्या? कोई एसएससी वाला बुक दो। रुक रुक रुक, इधर भी है ना। पहले इसमें से सारे एग्जाम्पल लेंगे, फिर एनसीईआरटी की करेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर एडिशन, लेवल वाइज है ना, स्टेप बाय स्टेप, तो आपको भी आसानी होगी। नहीं रे बाबा, आर.डी. शर्मा बहुत ग्रेट इंसान है भाई। रवि दत्त शर्मा, आर.डी. उनका नाम है, रवि दत्त शर्मा, ठीक है। हाँ, गणपत राय, अरे गूगल कर ले भाई, 21st सेंचुरी में जी रहा है जेनजी। ओके,
लेट्स सी वन मोर एग्जांपल नाउ। जो एग्जांपल हम अभी करने जा रहे हैं वो तो सीबीएसई और एसएससी दोनों की आन बान शान है। ये एग्जांपल, हाँ बहुत दबा के सवाल पूछते हैं इसके ऊपर। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम किस किस को आता है बताओ, हाथ ऊपर करो। यहाँ पे बेटे कितने बच्चे जानते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बेस्ड एग्जांपल क्या होते हैं? नाम सुना है? नाम तो सुना सुना लग रहा होगा। हाँ कबीर, अच्छा चल कोई नहीं, ठीक है। हाँ बहुत बहुत सही होते हैं, ठीक है। चलो वो लेने से पहले पहले जो टाइप के हमने लिए वो ले लेते थोड़े से, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस बनाते पहले, नहीं तो आपके सर के ऊपर सब नाच के जाएगा बाउंस करके। लिखो बेटा, सवाल डिक्टेट कर रहा हूँ। एवरीवन ओपन योर नोटबुक फास्ट एंड राइट डाउन टू नंबर्स, दो नंबर है बेटा, टू नंबर्स डिफर बाय 3। टू नंबर्स डिफर बाय 3। दो नंबर है, हमको नहीं पता क्या है, लेकिन उनका डिफरेंस कितना है? 3 है, ठीक है। हाँ, सो टू नंबर्स डिफर बाय 3 फुल स्टॉप। द सम ऑफ twice the smaller number, बोर्ड पे देख सकते हो, स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द, क्या होगा? बिगर नंबर, राइट। थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। देख क्या बोला बेटा, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। फाइंड द नंबर्स। फाइंड द नंबर्स। लिख लिया? ध्यान दे बेटा, मैंने बोला, अरे मैंने बोला ध्यान दे। क्वेश्चंस में हमेशा जब भी फाइंड बोल के कुछ बोल देंगे तो वहीं पे समझ जाओ आपके वेरिएबल क्या आने वाले। जैसे यहाँ पे बोल दिया फाइंड द नंबर्स, तो मेरे को पता है मेरे वेरिएबल्स जो है वो कौन आने वाले? नंबर्स आने वाले, जो अपने को पता नहीं है। और हमको इन्फॉर्मेशन और कंडीशन उनकी बता रखी है। हमको बता दिया कि कुछ नंबर है, दो नंबर है। कितने नंबर है? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है ना, तो 2 वेरिएबल जो अननोन है वो कितने? 2 वेरिएबल अननोन कितने? 2। तो साफ यहां से पता, देख 2 नंबर्स डिफर बाय 3। पहले तो कंडीशन बोली इन्होंने, फर्स्ट कंडीशन कि 2 नंबर है डिफर बाय 3 का मतलब होता है उनका डिफरेंस 3 है। 2 नंबर है जिनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अब अगर डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 3 पॉजिटिव में आए ना, +3, तो एक नंबर जाहिर सी बात है बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं ये बोल सकता हूं कि 2 नंबर मान ले 5 और 2 है, मान ले, मैंने बोला मान ले में कोई बुरी बात तो 5 - 3 क्या आएगा? आंसर 3 आएगा। तो वो 2 नंबर ये हो सकते हैं, लेकिन ये आंसर है क्या वो मेरे को नहीं पता, ठीक है। वो तो अगले कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि दुनिया में मान ले ऐसा भी एक नंबर हो सकते हैं 2 कि 5 - 2 से 3 आ रहा है, तो एक ग्रेटर नंबर होगा और एक स्मॉलर नंबर होगा, तभी जाकर के उनकी सब्ट्रैक्शन, उनका डिफरेंस क्या आएगा? +3 आएगा। बराबर बात। तो मेरे को जो नंबर्स, मेरे को ये दोनों नंबर पता नहीं है ना, तो उसको कुछ वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बनाते हैं कंसीडरेशन। क्या बनाते हैं? तो हम लोग क्या बोलेंगे? कंसीडर या फिर लेट अस अज्यूम, ऐसे स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम करते हैं। या तो बोलेंगे कंसीडर या तो बोलेंगे लेट अस अज्यूम या लेट्स। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेट द स्मॉलर एंड ग्रेटर नंबर बी, के स्मॉलर नंबर को क्या नाम देंगे और ग्रेटर को क्या? तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं लेट द ग्रेटर नंबर को एनो लिख दो, बी एक्स, ग्रेटर नंबर को मैंने क्या मान लिया? एक्स, एंड स्मॉलर बी वाई।
तो आंसर वही है क्या? हर बार ऐसी होता है, मैं कुछ तो फेंक देता हूँ और आंसर वही निकल जाता है। चलो अपन वो चेक करेंगे, अभी मेरे को पता नहीं है ना, मैं इस पर भी विश्वास में रखूंगा नहीं, ठीक है? अपन वो चेक करेंगे अपन वो क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे नंबर है। मैं तो ये भी बोल सकता 7 - 5 7 - 3 इज ऑल्सो, लेकिन ये ग्रेटर नंबर क्या था अपना 5 था, 5 is a 15 आपने क्या सब्ट्रैक्शन कितना नहीं 3 लानी है ना, है ना? तो मैं ये भी बोल सकता था 8 - 5। लेकिन इसका ट्राई हाँ तो वही है, बस अकेली पहली कंडीशन सेटिस्फाई करके चलेगा क्या? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल साइमल्टेनियस इक्वेशन वो है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। हाँ तो वो चेक करना पड़ता है ना। अब तूने चेक किया मन में, अच्छी बात है। हाँ तो ऐसे तुक्का लगा करके आंसर लेकिन हम निकालते नहीं है, हम लोग को प्रॉपर सॉल्विंग करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है? चल, अगर यहाँ पे मैं रीड करूँ तो मेरे को देखने मिल रहा है 2 numbers differ by 3। पहले मेरे को क्या देखने मिला? 2। तो मेरे को आगे जैसे मैंने क्वेश्चन रीड किया मेरे को समझ आया कि भैया 2 नंबर की बात चल रही है जिनका डिफरेंस पहले तो हमको बोला 3 है, और उन्हीं 2 नंबर का अगर स्मॉलर नंबर का ट्वाइस लेते हैं, ग्रेटर नंबर का थ्राइस लेते हैं और उनकी एडिशन करते हैं तो 19 आती है। ऐसी कुछ कंडीशन है। और लास्ट में बोलता है कि फाइंड द नंबर्स, वो जो 2 नंबर है ना जिनकी बात करे वो 2 नंबर क्या है बताओ। तो हमने बोला एक काम करते, पहले वो जो 2 नंबर की बात की जा रही है कि उनमें से एक बड़ा है उनमें से एक छोटा है, उनको कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है? और मैंने यहाँ पे असाइन कर लिया कि मैंने बोला लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। चलेगा? मैंने ग्रेटर नंबर 2 कुछ नंबर है, कौन नंबर है मेरे को पता नहीं है, मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लूंगा, वो अगली बात। लेकिन पहले मैं वेरिएबल तो असाइन कर लूं, जो ग्रेटर नंबर होगा उसको मैंने x बोल दिया और जो स्मॉलर नंबर होगा उसको मैंने y बोल दिया। बेटा क्या बोला? ग्रेटर नंबर को x और स्मॉलर नंबर को y। अब तुम खुद मेरे को बताओ सिमरन कि अगर ग्रेटर नंबर को मैंने x बोला है और स्मॉलर नंबर को मैंने y बोला है तो पहले स्टेटमेंट के अनुसार इक्वेशन क्या आना चाहिए? डिफर का मतलब प्लस होता है? डिफर का मतलब क्या बोला? डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस x माइनस y हुआ ना। बड़े नंबर को मैंने x माना, छोटे नंबर को मैंने y माना, x में से y गया तो कितना बचा? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या समझा? x माइनस y कितना है? 3 है। देखो ना भैया, बोला ना 2 numbers differ by 3। 2 numbers differ by 3। 2 नंबर की सब्ट्रैक्शन कितनी आ रही है? 3 आ रही है। वो 2 नंबर क्या है मेरे को मालूम? मैंने मान लिया कि उनमें से जो बड़ा नंबर होगा उसको x बोल देते हैं, उनमें से जो छोटा नंबर होगा उसको y बोलते थे। बड़े में से छोटा जाएगा तभी तो 3 आंसर आएगा। अगर छोटे में से बड़ा जाता तो -3 आता। मतलब बात समझ आ रही है क्या? यहाँ पे भी हम कन्वेंशन का दिमाग में रख करके चल रहे हैं। ओके, ऐसे नहीं यूही कंडीशन बना दी, ऐसे मनाने को बना सकते हैं क्योंकि x और y क्या वेरिएबल ही है। बोलने को y - x भी = 3 बोल सकते हैं। फिर मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ग्रेटर नंबर को मेरे को y बोलना पड़ेगा और स्मॉलर नंबर को मेरे को x बोलना पड़ेगा। बात समझ आ रही है क्या? तो करने को कुछ भी कर सकते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल तो ABCD 26 लेटर में हमेशा बोलते आए हो हर लेक्चर में, है ना? तो लगाने को कुछ भी लगाओ। ओके, क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? या सब गड़बड़ कर दी मैंने इतना सब बोल के? वापस सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा सिंपल रखो आपके लिए। मैंने बोला कि 2 नंबर है जिनका डिफरेंस 3 आ रहा है। तो 2 नंबर है, कौन से 2 नंबर है पता नहीं, तो उन 2 नंबर को अपन x और y मान लेते हैं। लेकिन डिफरेंस अगर मेरे को पॉजिटिव लाना है तो मेरे को बड़े वाले को में से छोटे वाले को माइनस करना पड़ेगा पॉजिटिव आंसर लाने के लिए। तो मैंने बड़े वाले नंबर को x मान लिया, छोटे नंबर को y मान लिया और अपना इक्वेशन लिखा x - y = 3। आ रही बात समझ? ये बना अपना इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बात? अब चलते हैं सेकंड कंडीशन की ओर। रुद्रेश सेकंड कंडीशन पढ़ बेटा। द सम ऑफ, क्या बोला? द सम ऑफ। सम बोला जा रहा है मतलब मेरे को पता चला कि कुछ ना कुछ तो ऐड करना है, लेकिन किसकी? सम ऑफ व्हाट? सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। सम तो करनी है सर, सम तो करनी है, सम ऑफ, बट सम ऑफ व्हाट? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अच्छा, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर तो y है, स्मॉलर नंबर तो y है, तो मतलब ट्वाइस द स्मॉलर नंबर की सम की जा रही है। किसके साथ? द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। थ्राइस मतलब 3 गुना। किसके साथ ऐड किया जा रहा है? 3 गुना। कौन? 3 गुना कौन? बोला ना यार, तो थ्राइस द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर तो मेरा कौन है? ग्रेटर नंबर भी x। तो थ्राइस द ग्रेटर नंबर और ट्वाइस द स्मॉलर नंबर की सम। थ्राइस द ग्रेटर नंबर और ट्वाइस द स्मॉलर नंबर की सम कितनी बोली?
is 19. The sum of, sum मतलब प्लस, किसकी सम? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, क्योंकि मैंने स्मॉलर नंबर को y माना है, ग्रेटर नंबर को x माना है, बराबर बात। तो सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, कितनी है इनकी सम बोली? 19। बोल रखा था स्टेटमेंट में, इक्वेशन बन गया। इजी बात बेटा, यस और नो? मुश्किल है क्या? सम बना पाओगे? इक्वेशन बना पाओगे? एक मिनट दो। हेलो, लेक्चर में हूँ, इतना इतना लिखने के लिए लेके आता हूँ, ठीक है? मेरा खाना ठंडा हो रहा है, लिखो जल्दी। नहीं, सच में जोर की भूख लगी, सुबह से कुछ खाया नहीं मैंने आज। दो इक्वेशन, अरे इतना लिखते ना, इतना लिख के, अरे इट्स माय ऑर्डर। सेकंड इक्वेशन क्या लिखा फिर हमने? सम ऑफ, बोला सम ऑफ, सम किसकी? सम किसकी? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर की सम कितनी है? इसको बोला इक्वेशन नंबर। अब दो इक्वेशन तो हमारे सामने आ गए, और हमारे सभी एप्लीकेशन के प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट काम यही तक का होता है, यही तक का होता है। बस एक बार हम कंडीशन से क्या कर ले? इक्वेशन बना ले। एक बारी को इक्वेशन बन गए दोनों, तो इसके बाद का काम आपको आता। दो इक्वेशन तो सॉल्व करने आते हैं ना, एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी ना, खत्म ना फिर खेल। लास्ट में बस स्टेटमेंट लिख लो, 10 द स्मॉलर नंबर इज दिस एंड द ग्रेटर नंबर इज दिस। एक्स और वाई मिल जाएगा ना, वही तो है ना एक्स और वाई, स्मॉलर ग्रेटर में जो हमने माने, आंसर आ जाएगा। हमको पूछा था फाइंड द नंबर्स, नंबर्स मिल जाएंगे। आ रही है बात समझ? तो हमारा मेन तामझाम होता है इक्वेशन को बनाने तक का। एक बार इक्वेशन हमने करेक्ट बना लिए, तब तो आंसर आना ही है। अब तो आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, क्या लगाने का लगाओ मेथड, और इसको सॉल्व करो, ठीक है? बढ़िया। सीबीएसई वाले ग्रामर को यूज करेंगे नहीं, ठीक है? वो कंपलसरी याद रखना, आपके वो बुक में वो मेथड है नहीं, तो आप उसको यूज नहीं करोगे। मैंने आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा दी, चलो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, है ना? लेकिन वो आप नहीं यूज करोगे, एसएससी के बच्चे यूज कर सकते हैं। हाँ, आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इनमें से कुछ यूज कर सकते हो, ठीक है? चलो बेटा, ये इक्वेशन से पहले एक स्टेटमेंट रह गया, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। लिखोगे आप बढ़िया से अभी? पक्का? लिख लिया बेटा? अच्छा ठीक। क्या आया आंसर बताओ? सबका आया? मैं करूं फटाफट? कौन सी मेथड से किया? कुछ वो आप बोलो, कौन सब्स्टिट्यूशन लगाओ, कौन सा इक्वेशन चूज करूं? ऑफ कोर्स पहला, समझदार इंसान पहला ही लेगा, ठीक है? हाँ, क्या लिखूं फिर? यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्ट लिखूं क्या? बिना स्टेप करे चलेगा ना? सीधा सीधा अभी सब आपको आता है, नहीं तो सर आपने मिस करके लिखा, ऐसा कोई है ना? क्वेश्चन मार्क रेज करने वाला बच्चा तो नहीं बैठा है पे कोई? हाँ, अभी तेरे को नहीं पता होगा, लेकिन पुराने लेक्चर्स में मैं सब डिटेल में सब स्टेप्स के साथ लिखवा के अच्छे से सिखाया है। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखता हूँ समय बचाने के लिए, चलेगा? ओके, नो प्रॉब्लम। चल ठीक, तो x इज इक्वल टू बन गया मेरा 3 + y, इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। इसको उठा करके डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि वैल्यू निकाली 1 से, तो डालेंगे कहाँ पे? 2 में। तो ये बन जाएगा 3 × 3 + y, आगे क्या है? +2y इज इक्वल टू 19, मतलब पूरा इक्वेशन 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया y की टर्म्स में। तो ये बन जाएगा 3 × 3 = 9, ये +3y, 3 × y 3y, प्लस ये 2y इज इक्वल टू 19। ये बनेगा तुम्हारा 3 + 2 कितना? 5y इज इक्वल टू 19 - 9, 5y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10/5, और 5 × 5 = y इज इक्वल टू कितना आया? 2। y कितना आया? y की वैल्यू 2 कहाँ पे फेंकेंगे उठा के? इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये अपने को क्या मिलेगा? x - 2 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 + 2, x इज इक्वल टू 5, ठीक है? y मिला 2 और x मिला 5, लास्ट में आंसर x, y इज इक्वल टू। अभी लेकिन अपने को यहाँ पे ज़रूरत है नहीं कोऑर्डिनेट फॉर्म की, बराबर? क्योंकि हम जानते बेटा यहाँ पे हम क्या सॉल्व कर रहे? वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो आंसर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा। हम लिखेंगे 10 द, क्या लिखेंगे? बोल क्या? ग्रेटर नंबर इज 5 एंड द स्मॉलर नंबर इज 2, ठीक है?
यही हमको बोला था फाइंड द नंबर, हमने नंबर फाइंड कर लिए, इजी। एक सवाल आपके लिए दे दूं सिंपल वाला, क्या आप इसको पूरी तरीके से सोलली आप लोग सॉल्व कर पाओगे? इतना क्यों नाराज है भाई, क्या क्या प्रॉब्लम है? देखो क्या बोलता है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड, अच्छा फादर की और बच्चे की एज को पहले तो कुछ वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं, एक्स और वाई। तो मैं लेट, क्या बोलूं, लेट द फादर्स एक्स ईयर्स एंड, अच्छा हैंड राइटिंग को इग्नोर करो, ठीक है, हैंड राइटिंग अपनी बर्बाद है, लेकिन समझ में आ रहा है ना, अभी आदत हो जाएगी आपको, है कि नहीं? हाँ, एंड एच बी वाई एस, बस लड़की ही आंसर देती, लड़के लोग को नहीं आता। हाँ, क्या पान खा के बैठे हो मुंह में भाई? हाँ, ठीक है, मान लिया। फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, मैंने सब शॉर्टकट लिखा है, आप अच्छे से लिखोगे। हाँ हाँ, क्या है पहली कंडीशन, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। फादर की एज को अपन ने x बोला था, तो x प्लस ट्वाइस ऑफ सन्स एज मतलब 2y, कितना बोला? सॉरी, हाँ बेटा 70, ठीक है। इफ वी डबल द, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते? इक्वेशन नंबर 1 मान लेते। हाँ, अभी सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, बोल बेटा क्या? इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, डबल द एज ऑफ द फादर, फादर की एज x से उसको डबल कर दिया, एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, और सन की एज अकेली उसकी y है, तो 95 मिल रहा है। दो इक्वेशन मिले, सॉल्व करने के लिए क्या यूज करना चाहते हो? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन? हाँ, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में से क्या करोगे? तो पहले किसी इक्वेशन को बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए। मान ले इक्वेशन 1 के बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सेम करने के लिए। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है, इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। ये गैप समझ रहे हो ना क्या है? हाँ, क्या बोलो? इक्वेशन 1, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय, वो नहीं बच्ची बैठी है, वो सोचेगी ये क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे, भाग जाएगी वो। सुनीता समझ रहा है क्या? क्या लिखूं स्टेटमेंट? चल तेरे लिए एक बार लिख देते हैं, ठीक है, पहली बार आई है ना। यस, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट, ओके। इक्वेशन 1 के बोथ साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि ये 2x अगर हो गया तो ये भी 2x है, तो हम इसको एलिमिनेट आसानी से कर पाएंगे। इसी कारण से हमने इसके दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया। अकेले x को 2x नहीं कर सकते, पूरे इक्वेशन को करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, बराबर बात। चलो, तो फिर अब इसको एक के नीचे एक लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या बनेगा? 3 बनेगा ना, मल्टीप्लाई करने के बाद 2x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 140, ये बना इक्वेशन नंबर। अब मैं साइमल्टेनियसली जो सॉल्व करूंगा वो 1 और 2 को पहले करने होता, लेकिन 1 को अपडेट करके मैंने क्या बना दिया? 3 बना दिया। तो अब मेरे को साइमल्टेनियसली किसको करना पड़ेगा? 2 और 3 को करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्विंग, क्या बोलो? इक्वेशन, क्या बात है, वेरी गुड, ओके। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए स्टैक फॉर्म में लिख लेंगे एक के नीचे एक। तो 2 है मेरा इक्वेशन, बोलो क्या? 2x प्लस, अच्छा ये ऐसे नहीं, क्या करना चलेगा? हाँ, चेक कर रहा था आपका ध्यान है कि नहीं है कि नहीं? हाँ, यस यस। अब क्या करें? ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें? सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस साइन, माइनस प्लस हुआ, होने पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस इज इक्वल टू के नीचे, हाँ ओके। अब 95 माइनस 140, 45 करेंगे, बराबर। क्या समझ आता है कैलकुलेशन?
साइन बड़े का लग जाएगा तो -45। अरे सही बात, ठीक है। बराबर है, बराबर है। 3 और 15 हो जाएगा। y -4y माइनस कट। मर गया। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ये बनेगा -45 अपॉन -3, माइनस माइनस मर गया। 3 1 जा 3 3 19 जा 15 3 जा 45। सही बात। ए अरे ध्यान दे, मैंने बोला क्या है आंसर। वाई आया 15 बराबर। अब इस y की वैल्यू को लेकर के क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। चलो ठीक है, 1 आसान लग रहा है। इक्वेशन 1 मेरे को दिख रहा है x + 2y, लेकिन y की वैल्यू तो सर आ गई है, डाल दो। इज इक्वल टू बोल बेटा, सो x + 15 2 जा 30 इज इक्वल टू 70। x इज इक्वल टू 70, ये 30 जा क्या हो गया -30, तो x बना, x मिला 40। तो इस तरह से हमको x और y की वैल्यू मिल गई, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा था फादर की और सन की जो उम्र है। ठीक है, 25-25 आ गया, तभी समझ जाने का। बाप भी 25 साल का और बेटा भी 25 साल का। वाह बेटे वाह, वाह बेटे वाह। तो यहाँ पे लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे 10, या फिर हेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेंस 10 देयरफॉर कुछ भी लिखो, तुमची मर्जी। हाँ, द एज ऑफ ईयर्स लिखना रह गया, तो ईयर्स जरूर लिखो। हाँ क्या बोली, क्या बोली, ते झाकण नाही आधी। हाँ चलो बेटा छाप लो इसको। ये क्या रक्षा ज्यादा एक्टिव हो गई क्या? हाँ रिक्शा पेट्रोल फुल किया क्या? रिक्शा चलो लिख लो बेटा, राइट डाउन फास्ट। और बहुत सारे सवाल अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम भी तो करना है ना आपको, लिख लो जल्दी से। चलो ये लिख लो, मैं थोड़ा सा खा के आता हूँ जल्दी से। आज तो पक्का मेरे नसीब में भूखा रहना लिखा है। और एक पेरेंट आ गए। नहीं फिर तो मैं खुद भी चला जाऊंगा ना घर, खाने होने के बाद तो क्या टेंशन है। काय नाही ना, पेरेंट्स येतात ना, बरं वाटत नाही। हाँ अच्छा अच्छा, तुझी परवानगीची गरज आहे मला। लड़कियों को चिढ़ाना बड़ा अच्छा आता है, कुछ आए ना आए। मैथ्स चाहे अपनी पूरी बर्बाद हो, लेकिन बोलना हमको बहुत आता है कि नहीं? जब ये चैप्टर फिनिश कर देंगे तो शायद हम लोग अगला चैप्टर मैथ्स का ना लेते हुए साइंस का ले सकते हैं। हाँ साइंस का लो, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल कहाँ से आ गया? हाँ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, पढ़ा है। देख ऐसे फिजिक्स बायो या केम में से किसी एक को कर सकते हैं। जनरली मैं केम से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर भी वही है, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। ठीक है, अगर आप चाहते ही हो बहुत ज़्यादा, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे अगर बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यानी फिजिक्स से स्टार्ट करें, तो फिजिक्स से भी कर सकते हैं। कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, साइंस का कोई ये है नहीं। वैसे तो मैं अपना
खुद का स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ किसके बाद क्या पढ़ाना है, लेकिन डिमांड आती है तो बच्चों का भी सुनना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर के अनुसार पहले केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस को हम पढ़ते हैं। वेरी इजी चैप्टर, बहुत इजी है, बहुत आसान, बहुत सुंदर, बड़ा मज़ा है आपको पढ़ के, वो मस्त लगेगा। आप वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है, आपको उसमें भी मज़ा आएगा। 4 टाइप ऑफ रिएक्शन है, उसमें से एक रिएक्शन मैंने आपको पीछे कुछ दिन पहले पढ़ाई थी, कौन सी बताओ? भूले नहीं हो? हाँ, वो पढ़ाने के बाद आपको भी भूलोगे ही, क्योंकि हमने पढ़ाई है एक एग्जाम्पल के साथ, और वो एग्जाम्पल बहुत भारी है कि नहीं, गोल्ड डिगर वाला। हाँ, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ते हैं, बराबर। कौन सी रिएक्शन? कैसे कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेता है, कोई अमीर बंदा आकर के गरीब बंदे की जगह ले लेता है और बंदी उसकी हो जाती है कि नहीं। तो ये नहीं थी क्या? नाही, असंच आपण डिस्कस करत होतो। हाँ 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 हाँ, आई गेस। असं कसं बोल, अरे बड़ा माफ कर, चुकी झाली। वो भाई केस वेस लगा देगी मेरे पे, डेंजर है। हाँ, एक मस्ती इज ओके, फालतूपना इज नॉट ओके। ओके, हाँ, मस्ती तक ठीक है। हाँ, हाँ, पोटॅशियम सगळ्यात वरती येते, सगळ्यांचा बाप येतो, ठीक आहे। रिॲक्टिव्हिटी सिरीजमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा येतो लिथियम, पण लिथियम, पोटॅशियम, सोडियम हे हायली रिॲक्टिव्ह आहेत। काय कोणी बोललं तुला? अरे बाबा, NCERT काढ तिकडं, सरक। दिलंय लिहून दाखवतो तुला, असेल सायन्सची बुक इकडे, थांब जरा। ये साइंस की बुक लाया क्या कोई? CBSE गाइस? हाँ देना भाई। अरे बस क्या भाई, लाई दे, चल बस क्या भाई, बस क्या भाई। मेटलर्जी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, अरे बहुत कुछ होता है, मस्त बुक है, बहुत प्यारी बुक है, मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को तो बहुत पसंद है। तुम्हें पसंद आएगी ऐसा मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें, ठीक है। भाई कार्बन कंपाउंड्स नहीं, ये किधर गया पेज नंबर 37 ना। हाँ, तुम्हारे बुक में पोटेशियम से स्टार्ट किया है ना? यस यस यस, हाँ। लेकिन हम जब ये पढ़ते हैं ना, कौन से SSC के चैप्टर में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, तो वहाँ पे हम लोग LI NA के, मतलब एक्चुअल में वो एक पूरा ट्रिप ये भी है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो, पढ़ा है किसी ने? हाँ, 3 ग्रुप के एलिमेंट्स को एक साथ में क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रायड बोलते हैं, है ना। तो ट्रायड में भी तो आता है वो, ट्रायड में क्या आता है बोल? लिथियम, सोडियम, डोबेराइनर, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीनों आते हैं। और लिथियम को ना लेने का रीज़न पता है तुम्हें क्या है? क्योंकि लिथियम को ना लेने का रीज़न, बहुत सॉफ्ट मेटल में आता है वो, जैसे सोडियम भी है ना और तुम्हारा पोटेशियम भी है, तो ये दोनों इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको अपन नाइफ से कट कर सकते हैं। मतलब है तो मेटल, है क्या? मेटल्स आते हैं मेटल्स की कैटेगरी में, लेकिन प्रॉपर्टीज उनकी जो है, जैसे सब मेटल की जनरल प्रॉपर्टी हम क्या बोलते हैं कि भैया मेटल जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, है ना, एकदम रिजिड होते हैं। वैसे सोडियम और पोटेशियम और लिथियम है नहीं, वो बहुत सॉफ्ट है, वो रबर जैसे, उसको जैसे इरेजर नहीं होता, आप चक्कू लेके उस पर लगाओ तो कट जाएगा 2 हिस्से में, बिल्कुल वैसे वो मेटल्स है। हाँ, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज है उनके पास वो जो शाइन आती है, जिसको अपन लस्टरस बोलते हैं, लस्टर है। ओके, दे आर कंडक्टिव, दे फॉर्म्स आयन्स। ओके, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी को दर्शाते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सभी प्रॉपर्टीज जो मेटल्स की है, बाकी मेटल्स की, वो खुद भी पजेस करते हैं, लेकिन इसको हम उस कारण से क्या करते हैं, लिथियम को, और वो रिएक्शन में देखें तो फिर सबसे हाई रिएक्टिव तो वो है ही, ठीक है, विगरसली रिएक्ट करता है। वो कैसे रिएक्ट करता है?
लेकिन जब मेटल्स को हम प्रॉपर्टीज के अनुसार क्लासीफाई करते समय लेते हैं सीरीज में, रिएक्टिव सीरीज में, तब उसको सोडियम से पोटेशियम से हम लेते हैं। कुछ कुछ बुक में यू विल फाइंड इट फ्रॉम सोडियम, कुछ कुछ बुक में यहाँ पे पोटेशियम से भी ले आता है। तो मोस्ट रिएक्टिव में सबसे ऊपर में आता है और सबसे नीचे में गोल्ड। फिर उसके बाद कुछ कुछ बुक में इसके नीचे भी है, फिर प्लैटिनम भी है। तो वो डिपेंड ऑन द बुक थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिएक्टिव सीरीज में आता नहीं है, वो आता है। हमारे सिलेबस में हमने उसको लिया नहीं तो फिर हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। हाँ हम यही लेंगे फिर, ठीक है। हम तब भी हमको पोटेशियम से ही लेना पड़ेगा। हाँ, पहले का और लास्ट वाले का एटॉमिक मास का एवरेज करने का, बस ऐड नहीं करने का। एवरेज मतलब ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने का, तो वो बीच वाले के बराबर आएगा। अरे वाह, पढ़ लिया बेटा, वेरी गुड। खत्म भी हो गया तेरा भी? मैं स्कूल में क्या स्टार्ट किया क्या? नहीं, किसकी बुक है? हाँ, सोडियम को केरोसिन में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो फिर जल जाता है, तो इसलिए उसको ऑक्सीजन से दूर रखा जाता है। तो पानी में रखेंगे, पानी में भी H2O, ऑक्सीजन तो है ही, तो तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और फटेगा फिर, ठीक है। तो इसलिए उसको पानी, ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं। हवा में भी मॉइस्चर में भी, हवा में भी ऑक्सीजन है 21%, तो इसलिए उसको केरोसिन में डाल के रखते हैं, ठीक है। तो केरोसिन मतलब रॉकेल, घासलेट। हाँ, स्टोव आता था पुराना, पता है, इसे पंप करते थे। इट इज कॉल्ड स्टोव बोलते हैं। स्टोव्स बनतात ना। हां, गावात ते 3 विटा लावतात, त्याच्यावरती पातेलं ठेवतात, त्याला चूल म्हणतात। चुलीत घातलंय डोकं। हाँ, करें अगला क्वेश्चन? ये आ गया सबका? चलो अब बेटा एक अलग तरीके का क्वेश्चन हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसको आज लिया जाए कि नहीं लिया जाए। आज क्योंकि बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके बैच में अभी उतनी मैच्योरिटी आई नहीं है आपके पास, तो थोड़ा सा आपको 1-2 सम और करानी चाहिए। हाँ नहीं, वो तो करना ही है, किसी और को ले रहा हूँ, मतलब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ले रहा हूँ रे। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का सोच रहा था मैं, लूँ कि नहीं लूँ। हाँ ले लूँ ना, चले चल ले लेते, फिर हो आप रेडी तो ले लेते। चल फिर बेटा एक शानदार एक नया क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं जो सीखने में आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। लेकिन ये सीखने के लिए आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ेगा, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन बना के रखना पड़ेगा, फालतूगिरी कम करनी पड़ेगी और ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझ आएगा। तो हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, इसको अपन स्पीड एंड टाइम बेस्ड क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मतलब इसमें क्या होता है, हम लोग जनरली स्पीड के फॉर्मूले को इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्वेश्चन को डील करने के लिए, इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। ऐसे और भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एज बेस्ड जाते हैं, मैंने बोला है ना, फिर डिस्टेंस बेस्ड जाते हैं, स्पीड बेस्ड जाते हैं, उसके अलावा फिर आपके फ्रैक्शन बेस्ड जाते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके, इस तरीके के। और ऐसे कई तरह के और एजेस बेस्ड जाते हैं, है ना। ऐसे अलग अलग तरीके के वर्ड प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं, जिसमें से अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के ऊपर बेस्ड है, मतलब स्पीड के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड वाले क्वेश्चंस के अंदर आता है। कैसे किए जाते हैं क्वेश्चन, इसको समझने के लिए हमें प्रॉपर इसका फीलिंग लेना पड़ेगा। हम लोग बढ़िया यहाँ पे एक ड्राइंग बनाएंगे, ओके। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एक फेमस तरीके का सवाल है, जो आपको बस लीनियर में ही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का जो सेकेंड चैप्टर है आपका इसके बाद वाला, उसके अंदर भी आपको देखने मिलेगा, ठीक है। सो दोनों ही तरीके से, वहाँ पे कंडीशन अलग होती है थोड़ी, लेकिन वहाँ पे भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की बात आती है, और इस वाले चैप्टर में भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात आती है। क्या होता है सर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी 1 बाय 1 हम सब कुछ डिकोड करेंगे, डिस्कस करेंगे अच्छे से, और आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ।